गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। द टॉपिक इज़ फ्रिक्शन। वैसे अभी हमने बात करी थी इसका जस्ट पहले, न्यूटन्स फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। तो उस फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो लास्ट पार्ट है, दैट पार्ट इज़ फ्रिक्शन। बट हम इसको एक कंप्लीट सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ते हैं। चाहे हम जेई की बात करें, चाहे हम नीट की बात करें, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, प्लेन सरफेस। अभी हमने बात नहीं करी कि ये स्मूथ है या फिर रफ है, सिर्फ हमने एक सरफेस की बात की है कि हाँ, एक सरफेस बिल्कुल प्लेन और दूसरी सरफेस है हमारे पास इंक्लाइन सरफेस, लेट द एंगल इज थीटा। ठीक है, इन दोनों पर हमने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, दैट इज द ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल एम, और यहाँ पर भी सेम ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, स्मॉल एम। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें नंबर फर्स्ट को, तो सबसे पहले अगर हम ये अज्यूम करें कि यार ये जो भी ऑब्जेक्ट है हमने सिर्फ इसको यहाँ पर रखा हुआ है, इसका मतलब इसका जो स्टेट होगा वो होगा स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब जैसे हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, एंड लेट द फोर्स इज एफ, तो मुझे बताइए क्या होना चाहिए। तो हमारे पास दो सिनेरियो आते हैं। पहला सिनेरियो तो आता है सर, या तो हो सकता है कि ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहे, या फिर दूसरा सिनेरियो ये होता है कि ये रेस्ट से किस में आ जाए, मोशन में आ जाए। ठीक है, रेस्ट से किस में आ जाए, मोशन में आ जाए। इसके अलावा कोई तीसरा सिनेरियो, डिफॉर्मेशन वगैरह वो सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो या तो वो रेस्ट में रहेगा या फिर किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। इसके अलावा और कोई तीसरी चीज़ अभी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेम एज इट इज़ जब हम सेकेंड वाले डायग्राम की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इस एम मास पर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर इस सरफेस के अलोंग काम करेगा नीचे की तरफ, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू होगी एम जी साइन थीटा। और हम ये जानते हैं कि जैसे इस पर एम जी साइन थीटा फोर्स लगेगा तो इसके पास भी दो चीज़ें पॉसिबल होगी, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या फिर ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। क्योंकि बहुत डेली लाइफ में हम एग्जाम्पल भी देखते हैं कि अगर मान लो कोई स्लाइड होती है, जो पार्क में स्लाइड होती है, अगर आप उस पर बैठते हो तो आप उससे नीचे की तरफ आ जाते हो। सेम एज इट इज़ अगर आप कोई भी एक बुक लेते हो, ठीक है, इस बुक के ऊपर एक छोटी सी बुक और रखते हो, और अगर आप इसको धीरे धीरे इसका एंगल चेंज करते जाते हो, तो आप ये देखते हो कि यार एक पॉइंट तक तो वो क्या होता है कि वो इस पर फिक्स रहती है। इसका मतलब दिस द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो दो चीज़ें यहाँ पर भी पॉसिबल हो सकती है, या तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह सकता है या फिर ये ऑब्जेक्ट क्या रह सकता है, मोशन में रह सकता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। ठीक है, और वो कॉमन क्या है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी मूव करने की। ठीक है, क्या होगी, टेंडेंसी होगी मूव करने की, कि अगर मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ऑब्वियस सी बात है ये फोर्स इसको मूव करवाना चाहेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट पर अगर एम जी साइन थीटा इस तरफ काम कर रहा है तो ये फोर्स भी क्या करना चाहेगा, इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहेगा। दैट मीन्स यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी तो है मूव करने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो की, कि अगर मान लो अगर ये रेस्ट पर है, तो रेस्ट पे है तो क्या होगा। अगर रेस्ट पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर होता है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है, ज़ीरो। और अगर यहाँ पर हमने सिर्फ एक फोर्स सामने की तरफ लगाया है और अगर नेट फोर्स ज़ीरो होना है तो ऑब्वियस सी बात है इस ऑब्जेक्ट पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, और इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, फ्रिक्शन फोर्स। क्या नाम दिया बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। सेम एज इट इज़ अगर ये ऑब्जेक्ट भी रेस्ट में है तो इस पर इस सरफेस के अलोंग इसके अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा, और उस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, फ्रिक्शन फोर्स नाम दे दिया। ओके, तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आई कि अगर मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और अगर उसकी टेंडेंसी है मूव करने की, ठीक है, तो इस टेंडेंसी, मूव करने की टेंडेंसी को अपोज करने वाला जो फोर्स होता है उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, फ्रिक्शन फोर्स नाम दे दिया। ठीक है, दूसरी बात कि अगर मान लो इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज करें और यहाँ पर एक सी ऑब्जेक्ट को, एम मास के ऑब्जेक्ट को हमने रखा और इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दी, लेट द इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ दूरी पर जाने के बाद, कुछ टाइम के बाद, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो। दैट मीन्स इट कम्स एट रेस्ट। तो जैसे ही वो रेस्ट पे आया, इसका मतलब हियर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी नो अबाउट इट, इट इज़ नॉन एज द एक्सेलरेशन। और यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है, सो हम इसको बोल सकते हैं देयर इज़ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स इट इज़ अ रिटार्डेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा। और ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर भी एक्सेलरेशन होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ एक फोर्स ज़रूर आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट पर वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा होगा जो इसने इसके मोशन को रेजिस्ट किया। ठीक है, एंड दैट फोर्स इज नॉन एज फ्रिक्शनल फोर्स।
ओके, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सो द डेफिनेशन इज friction is the force which oppose the relative motion and tendency to oppose the relative motion or slipping between the two surfaces in contact. So same as it is, अगर ये दो सरफेस यहाँ पर कांटेक्ट में है तो इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव मोशन होगा या इन दोनों के बीच का जो टेंडेंसी होगी रिलेटिव मोशन की उसको अपोज करने वाला जो एक फोर्स होगा, उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया बच्चों, उस फोर्स को हमने नाम दिया फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, सो इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स. और सब कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, कैसा फोर्स होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स. सेकंड चीज़, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस. ठीक है, और हमेशा कहाँ पर होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन, या फिर जो भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करेगा. ठीक है, और इस डायरेक्शन को हम दो नाम से और जानते हैं. जो डायरेक्शन होती है ये होती है टेंजेंशियल या फिर शीयर डायरेक्शन. ठीक है, टेंडेंसी या फिर शीयर डायरेक्शन. ओके, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि भाई फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सब फोर्सेस का कुछ ना कुछ एक रीज़न ज़रूर होता है. कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मास होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर फोर्स का के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का कॉज क्या है या फिर उसका रीज़न क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर दो रीज़न माने जाते हैं. जैसे हम ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहाँ पर ये बताया जाता था जैसे कि दो सरफेस होती है तो ऑब्वियसली बात है सरफेस के बीच में कुछ इरेगुलरिटीज़ भी होती है ना. सरफेस मान लो कुछ इस तरीके की है, अनइवन सरफेस है, दूसरी सरफेस कुछ इस तरीके की है, देयर इज़ ऑल्सो द अनइवन सरफेस. तो जब ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है तो जैसे ये यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पर ये इंटरलॉक हो जाती है. अब इंटरलॉक होते ही क्या होगा कि जब हम इसको मूव करवाना चाहेंगे, चाहे मैं इसको इधर लाना चाहूँ, चाहे नीचे वाली सरफेस को इस तरफ ले जाना चाहूँ, तो ये इंटरलॉकिंग क्या करती है, इनको मूव करने से रोकती है. एंड दैट इज़ द ओल्ड कंसेप्ट कि इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस या इंटरलॉकिंग बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस. ठीक है, सो ओल्ड कॉन्सेप्ट इज इरेगुलरिटी या फिर इरेगुलरिटीज या फिर इंटरलॉकिंग बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस, बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस. और जो न्यू कॉन्सेप्ट है उस न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो फोर्सेस काम करते हैं, जैसे एक एटम है, ठीक है, दूसरा एटम है, तो इन दोनों एटम्स के बीच में कुछ एक एट्रैक्टिव फोर्स होता है. चाहे वो कोहेसिव फोर्स हो चाहे वो एडहेसिव फोर्स हो. सेम मटेरियल होंगे तो कोहेसिव होगा, अलग अलग होंगे तो कैसा होगा, एडहेसिव होगा. तो ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो स्लाइड करने से या स्लिप करने से एक दूसरे को क्या करते हैं, रोकते हैं. सो द न्यू कॉन्सेप्ट इज ड्यू टू cohesive and adhesive force, due to the cohesive and adhesive force. ओके, और ये कोहेसिव और adhesive फोर्स किसके बीच में काम करेगा, तो ये काम करेगा बिटवीन दी कॉन्टैक्ट सरफेसेस. ओके, यहाँ तक कोई डाउट बेटा? आई थिंक यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी. अब हम थोड़ी सी बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें फ्रिक्शन, सो देयर आर मेनली तीन कैटेगरी के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होता है ड्राई फ्रिक्शन. ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन. अब ड्राई फ्रिक्शन कहाँ पर होगा, तो ड्राई फ्रिक्शन होगा सॉलिड सर्फेसेस के बीच में. देन उसके बाद होता है वेट फ्रिक्शन. वेट फ्रिक्शन जिसको हम विस्कोसिटी भी कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, विस्कोसिटी, जो फ्लूइड्स के बीच में होता है. और तीसरा जो होता है वो होता है इंटरनल फ्रिक्शन. कौन सा फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन. इंटरनल फ्रिक्शन मतलब जब दो सरफेस जॉइंट होती है या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं. ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको हमको डिफॉर्म करना है, हमने इसको इस तरीके से डिफॉर्म किया तो ये आराम से तो डिफॉर्म नहीं होता, डिफॉर्म करने में भी अपने आप को क्या करता है, रजिस्ट करता है. तो इस टाइप के फ्रिक्शन को हम बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन. ठीक है, बट हमारे सिलेबस में या इस चैप्टर के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ना है वो किसको पढ़ना है, वो सिर्फ हमको ड्राई फ्रिक्शन को पढ़ना है. तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ड्राई फ्रिक्शन की.
ठीक है। अब ड्राई फ्रिक्शन में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बच्चों? स्टैटिक। क्योंकि जब हमने ऊपर बात की थी तो हमने दो स्टेट देखे थे, एक स्टेट तो था मोशन और एक स्टेट था रेस्ट, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर फ्रिक्शन को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो सेकंड वाला फ्रिक्शन है, दैट फ्रिक्शन इज नॉन एज द काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक। तो वापस एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि भाई हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसका मास कितना है? स्मॉल m। अब मुझे बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट एट रेस्ट? ठीक है। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि बताइए इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। सो द आंसर इज ज़ीरो। अब ज़ीरो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो मुझे बताइए क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव नहीं कर रहा। फिर मुझे बताइए क्या इसकी टेंडेंसी है क्या मूव करने की? तो इसकी टेंडेंसी भी नहीं है मूव करने की, क्योंकि टेंडेंसी तो तब होती ना जब इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक फोर्स काम कर रहा होता। तो अगर यहाँ पर फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है? ज़ीरो, तो इसका मतलब देयर इज अ नो टेंडेंसी टू मूव और देयर इज अ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दी टू सर्फेसेस। तो जहाँ पर मोशन भी नहीं है, टेंडेंसी भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर ज़ीरो होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मान लो हमने यहाँ पर कुछ भी एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, एंड हियर द फोर्स इज एफ अप्लाइड एंड दैट इज द अप्लाइड फोर्स। तो अब इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है मूव करने की, लेकिन ये अभी भी रेस्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, तो यहाँ पर जो भी फ्रिक्शन काम करेगा दैट फ्रिक्शन इज नॉन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करेगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा और साथ में उसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की, ठीक है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो जरूरी नहीं है कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स काम करे। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी है और उसकी टेंडेंसी है अगर मूव करने की तो ही फ्रिक्शन काम करेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन देयर इज टेंडेंसी, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन टू सर्फेसेस, बिटवीन टू सर्फेसेस, ठीक है। सो दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है। अब किस तरीके से डिपेंड करेगी तो समझना है इस चीज़ को, कि अगर मान लो हम यहाँ पर अप्लाइड फोर्स को 10 न्यूटन रखते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पे है, तो मुझे बताओ इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 न्यूटन, ठीक है। अगर यहाँ पर फिर हमने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को 20 न्यूटन किया, लेकिन ये अभी भी रेस्ट पे है, तो मुझे बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी? दैट इज ऑल्सो द 20 न्यूटन। अगर मान लो किसी तरीके से हमने इसको और बढ़ाया और बढ़ाकर हमने इसको 30 न्यूटन किया और हमने ये देखा कि यार ये अभी भी रेस्ट में है, इसका मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 30 न्यूटन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे उसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी एंड दैट इज द इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ओके। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी किसके बराबर? विच इज इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो हमको सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि वो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है या नहीं है स्लिप करने की। अगर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है स्लिप करने की और अगर अभी भी वो रेस्ट पे है तो उस पर लगने वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि जैसे जैसे हम इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, इस फोर्स को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सडन मूव करने की कंडीशन में होगा या मूव करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे मान लो इस पर हमने 10 न्यूटन लगाया, ये रेस्ट में है, ठीक है। 20 न्यूटन लगाया, ये अभी भी रेस्ट में है। 30 न्यूटन लगाया, ये अभी भी रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही हमने इस पर 30.1 न्यूटन किया, दैट मीन्स ये क्या कर गया? मूव कर गया। इसका मतलब मूव कर, जैसे ही ये मूव किया ऑब्वियस सी बात है अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन तो होगा नहीं, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन 10 से बढ़कर 20 हुआ, 20 से बढ़कर 30 हुआ और जैसे 31 किया ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि 30 न्यूटन जो है, दैट 30 न्यूटन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द
स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है सरफेस टू सरफेस, ठीक है। तो दो काइंड ऑफ सरफेस अगर हमारे पास है तो उसके लिए जो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन, वेयर म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पर n जो होगा दैट इज द नॉर्मल, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन, एंड म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड n इज द नॉर्मल, ठीक है। तो दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और हम ये भी कह सकते हैं कि यस, ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो पहला फॉर्मूला हमको याद रखना है वो याद रखना है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन, वेयर म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल, ठीक है। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी अभी तक क्लियर होगी काफ़ी अच्छे से, ठीक। तो अब एक छोटी सी बात, अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उस स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ज़ीरो। कितनी हो सकती है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू, ज़ीरो। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वो हो सकती है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम, ठीक है। सो ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो and less than equal to limiting friction. So here the Fs is greater than equal to 0 and less than equal to mu s times of n, ठीक है, and that is also the important result, ठीक है। ये ऑब्वियसली बात है, ये आपको याद रहना चाहिए कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो से लेकर एफ लिमिट एन यानी कि म्यू इंटू एन तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और स्पेशली यहाँ पर हम म्यू एस की बात करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में आपको थोड़ी बातें अब क्लियर होने लगी होंगी कि भाई अब क्या होगा। पहले स्टेट कौन सा था, रेस्ट, और अब कौन सा स्टेट आएगा, वह स्टेट आएगा मोशन। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसके मोशन को अपोज करने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो हियर द फ्रिक्शन इज काइनेटिक, दैट इज एफ के, ठीक है। और ये फ्रिक्शन कब काम करेगा, जब, दैट मीन्स व्हेन there is actual slipping or relative motion between two surfaces, okay. Now next is that friction force, that means the kinetic friction is constant in magnitude यानी कि इसकी कोई वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होती, इसकी वैल्यू सरफेस टू सरफेस वेरी करेगी और वो रहेगी फिक्स। यानी कि दो सरफेस अगर कांटेक्ट में है तो उनके लिए फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है दैट इज म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन, सेम एज इट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन एंड हियर म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन, वेयर म्यू के इज, फटाफट बताओ क्या होता है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन and again n is the normal force, okay। दूसरी चीज़ कि जो म्यू एस और म्यू के में रिलेशन होता है, म्यू एस हमेशा ज़्यादा होगा म्यू के से, और अगर म्यू एस हमेशा ज़्यादा होगा म्यू के से तो हम ये भी बोल सकते हैं साथ में कि भाई जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। सो द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइटली क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। अब अगर मान लो हम ग्राफ बनाना चाहें इन दोनों फोर्सेस के भी, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, सो हियर द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन, तो क्या हम वो बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो एक्सिस कंसिडर करी है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम कंसिडर करेंगे फ्रिक्शन फोर्स को और एक्सिस पर हम कंसिडर करेंगे अप्लाइड फोर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जैसे जैसे हम किसी भी ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स, ठीक है,
तो इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा और उन दोनों की वैल्यू क्या होंगी, सेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा बनेगा स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के साथ साथ यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा वो कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री, बिकॉज वी नो अबाउट हियर द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा बिल्कुल 45 डिग्री का। ठीक, फिर उसके बाद दैट पॉइंट इज नॉन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन है स्टैटिक। इस पॉइंट को हम बोलेंगे लिमिटिंग। कौन सा फ्रिक्शन बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब होगा कि ये म्यू के की वैल्यू थोड़ी सी कम है, और यहाँ पर हमने बताया था कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी चाहे हम अब कितना ही फोर्स बढ़ा दें। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो रहेगा वो यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होगा, देन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। So that is the graph between friction and applied force. Okay, so हम यहाँ पर भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं बड़ा easily. That is the limiting friction and that one is the kinetic friction. अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट थिंग कि जो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो, चाहे कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो, बेसिकली ये दोनों डिपेंड करते हैं सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर। सो दैट डिपेंड्स ऑन both surface of contact, and second thing is that dry friction। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रिक्शन की, ठीक है। और ड्राई फ्रिक्शन का मतलब द फ्रिक्शन between the two solid surfaces. So dry friction does not depend on area of contact, ओके। तो ऐसा नहीं कि एरिया ज़्यादा होगा या एरिया कम होगा तो उनकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे एरिया छोटा हो चाहे एरिया बड़ा हो, अगर सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर सेम ऑब्जेक्ट है, अब उसको किसी भी ओरिएंटेशन में आप कनेक्ट कीजिए, सारी की सारी ओरिएंटेशन में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। एग्जाम्पल से के थ्रू हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पर इस तरीके से ऑब्जेक्ट है तो आप ये देखिए सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बड़ा है, लेकिन मान लो इसका ओरिएंटेशन हमने चेंज किया और ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया, तो अब इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन रहेगा वो कितना रहेगा, वो अगेन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सो दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है, स्पेशली किस में, जब सरफेस सॉलिड हो, ठीक है। जब हम विस्कोसिटी की बात करेंगे तो फिर हम उसको देखेंगे कि हाँ वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सरफेस पर भी डिपेंड करती है, वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है, बट यहाँ पर ना वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी ना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करेगी। चाहे एरिया कम हो चाहे एरिया ज़्यादा हो, दोनों कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी फॉर सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, चलिए बाकी बातें हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।